नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला प्रदेश बना है यूपी। यूपी में कोरोना के 22,877 एक्टिव केस हैं इस वक्त। यूपी में रिकवरी दर 94.4% हुई। वहीं 24 घंटे में 1,175 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में 3,646 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कि कोरोना से ठीक होकर वो अपने घर गए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि टीम 9 की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए हैं कोरोना को लेकर। लगातार जो पहल हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और यही वजह है कि 3,646 लोग आज 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि सावधानी बहुत जरूरी है। 97.4% रिकवरी रेट सामने आया है, लेकिन 24 घंटे में 1,175 मरीज भी आए हैं सामने। आपको बता दें कि नए जो मरीज हैं वो भी पाए गए हैं 1,175। हालांकि इसे शून्य में बदल देना है, और ये तब होगा जब हम सब सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के 22,877 एक्टिव केस हैं और रिकवरी दर 97.4% हुई। वहीं 1,175 24 घंटे के भीतर नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि 3,646 लोग कोरोना से डिस्चार्ज, यानी कि इस बीमारी से छुटकारा पाकर अपने घर गए हैं। वहीं कर्फ्यू से जुड़े नियमों को कड़ाई से पालन कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए शाम 6 बजे से ही आज जो सीएम योगी ने टीम 9 के साथ जो बैठक की है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं, यानी जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं उस नियम को पालन कराना बहुत जरूरी है। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, टीम 9 की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? बिल्कुल। आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर बैठक करते हैं, आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कई चीजें खास थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरो सर्वे पूरे प्रदेश भर में शुरू हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और निर्देशित किया कि पूरे प्रदेश भर के उन सभी जिलों में पूरे इस जून के महीने में सीरो सर्वे को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह देखने की कोशिश होगी कि आखिर जो लोग संक्रमित हुए थे या उसके बाद जो रिकवर हो चुके हैं, अब स्वस्थ है, उनके अंदर एंटीबॉडी की स्थिति क्या है, बाकी कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहां इसको ज्यादा इफेक्टेड हुए, उसके पीछे कारण क्या थे। इन बहुत सारे विषयों को पता करने के लिए सीरो सर्वे शुरू हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे प्रदेश भर में चल रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया कि अब तक की स्थिति क्या है और आगे के लिए क्या होगा। साथ ही साथ जो संभावित तीसरी लहर है उसमें पीआईसीयू और एनआईसीयू के जो स्थापना सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं वहां होनी है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया। और खास तौर पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े पूरे प्रदेश भर में कम हो रहे हैं, 3,647 मरीज पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं। अगर हम नए मरीजों की बात करें तो 1,175 नए मरीज हैं, जो कि कल की संख्या से भी 150 कम है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। जो 3T का फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार लेकर चल रही है उसका फायदा साफ तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। 97.4% उत्तर प्रदेश की रिकवरी रेट है। अगर हम देखेंगे पिछले महीने, अगर अप्रैल से हम कंपैरिजन करेंगे तो करीब 96% केसेस की संख्या सीधे तौर पर कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश के जिन 64 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति वहां लगातार चल रही है, उसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर ये कि कोरोना को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां पर एम्बुलेंस मामले में 14 जून को मुख्तार को तलब किया गया है। प्रभारी सीजीएम कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट जारी किया। मुख्तार ने अपने बयान में स्वीकार की संलिप्तता। बाराबंकी पुलिस ने बांदा जेल में की थी मुख्तार से पूछताछ। मामले में डॉक्टर अलका राय पर भी दर्ज है जालसाजी का केस। जांच में मुख्तार को बनाया गया था साजिश का आरोपी। तो एम्बुलेंस मामले में 14 तारीख को तलब किया गया है। 14 जून को मुख्तार को तलब किया गया है। प्रभारी सीजीएम कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस का जो मामला है वो ये कि रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट के बीच जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी गए थे, उसी दौरान इस एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठा था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का ये एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंचा। और इस एम्बुलेंस को लेकर फिलहाल
मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू हुई है और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को 14 जून को तलब किया गया है। मुख्तार अंसारी से जेल में पूछताछ हुई थी और मुख्तार अंसारी ने अपनी संलिप्तता भी बताई है। इस मामले को लेकर फिलहाल 14 जून को मुख्तार अंसारी को तलब किया गया है और इस मामले में डॉक्टर अलका राय पर भी जालसाजी का मामला दर्ज है। मामले की तफ्तीश की जा रही है कि एम्बुलेंस का कनेक्शन क्या है। और भोलानाथ जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विस्तार से बताइए इस मामले में क्या अपडेट है। भोलानाथ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो भोलानाथ से बात करने की कोशिश करेंगे। भोलानाथ हमारे संवाददाता, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, एम्बुलेंस मामले में 14 जून को मुख्तार को तलब किया गया है। प्रभारी सीजीएम कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट जारी किया है। मुख्तार ने अपने बयान में स्वीकार की है संलिप्तता, यानी कि जो एम्बुलेंस कनेक्शन है इस मामले में संलिप्तता मुख्तार की है। बाराबंकी पुलिस ने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। मामले में डॉक्टर अलका राय पर भी जालसाजी का केस दर्ज है। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 63 लाख का घोटाला सामने आया है। कोरोना में विद्यालय बंद होने पर भी निकाले गए 63 लाख रुपए। मामले में अपर शिक्षा निदेशक ने 2 दिन पहले पहुंचकर जांच की शुरुआत की। अब एसडीएम से कार्रवाई की जा रही है। जांच विद्यालय पहुंचकर एसडीएम की टीम ने निरीक्षण किया है। छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर रायबरेली से। अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। जो भी हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्रेंसेस मिले हैं वो रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे एडीएम सर को। जो भी निस्तारण है वो उनके स्तर से होगा। जांच उन्हीं के स्तर से चल रही है। हम लोगों को उनके निर्देश के क्रम में जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके क्रम में हमने आज जांच करी है। रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। तो रायबरेली कस्तूरबा में कोरोना काल में भी विद्यालयों के बंद होने के बाद 63 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना में विद्यालय बंद होने पर निकाले गए 63 लाख रुपए। मामले में अपर शिक्षा निदेशक ने 2 दिन पहले पहुंचकर जांच शुरू की। अब एसडीएम से कार्रवाई, यानी कि एसडीएम इस मामले में आप कार्रवाई करेंगे। फिलहाल विद्यालय पहुंचकर एसडीएम की टीम ने निरीक्षण किया है। छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना काल में जब स्कूल बंद था उस दौरान 63 लाख कैसे निकाला गया है, इसका घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। रायबरेली का मामला है, जहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 63 लाख का घोटाले का मामला सामने आया है। कोरोना में विद्यालय बंद होने पर भी निकाले गए थे 63 लाख रुपये। और असद खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। असद, विस्तार से बताइए, मामले की जांच हो रही है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये कस्तूरबा विद्यालय में जो कोरोना काल में 63 लाख रुपए की रकम का जो मामला है घोटाले का, इसमें एडी बीएसए अभी जांच के लिए आए थे और तत्काल जांच के बाद हड़कंप मचा है विभाग में। और उसी को देखते हुए अंशिका दीक्षित सदर जो एसडीएम है उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण किया है और सारी खामियां सीसीटीवी फुटेज, जो दस्तावेज हैं, किस तरह से पैसा निकाला गया, जो बच्चे वहां पे थे नहीं, और उनके उस पर भी जो रकम निकाली गई है वो पूरी जांच इकट्ठा करके एसडीएम सदर ने इकट्ठा कर ली है। और जल्द ही जल्द इस पर खुलासा होगा और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी असद, थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए कि इस मामले में क्या, यानी कोरोना काल में 63 लाख रुपए निकाले गए, कैसे निकाले गए, किस मद में निकाले गए, कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, जो वहां पर अभी जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, जब सदर से जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जिस हिसाब से अगर कोरोना काल में जो बंद कर दिए गए थे, कस्तूरबा विद्यालय बंद थे, तो राशन मद में कैसे पैसा निकला, पढ़ाई का पैसा कैसे निकल गया, उसमें किताबों का पैसा कैसे निकल गया, ये सारे पैसे आखिर किस मद से निकाले गए हैं, क्यों निकाले गए हैं, पिछले वित्त में निकाले गए हैं, राज्य वित्त में निकाले गए हैं, इसका पूरा विवरण वहाँ के जो वार्डन है उनसे गहन पूछताछ की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर अलीगढ़ शराब कांड के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात। खुलेआम देसी शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। रोहनिया थाने के मुड़ाडीह गांव का यह वीडियो है, जहां पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से। आलमबाग में उड़ रही है नियमों की धज्जियां। आपको बता दें कि खतरनाक तरीके से हूटर बजाते हुए फर्राटा भर्ती
एसयूवी गाड़ी दिखी, एसयूवी कार UP 32LH7869 ने तोड़े सभी नियमों के खिलाफ शीशों पर लगा हुआ है ब्लैक फिल्म। खबर लखनऊ से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो फर्राटे भरते हुए निकल रही है। दरअसल कोरोना के सभी नियमों को तोड़ते हुए ये गाड़ी हूटर बजाते हुए आगे निकल रही है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में कोरोना काल में बंद OPD को खोल दिया गया है। OPD बंद होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए OPD में इलाज शुरू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबर आ रही है जहां पर OPD एक बार फिर से बहाल किए गए हैं। दरअसल कोरोना काल में OPD की सेवाएं बंद कर दी गई थी। कोरोना के मरीज को सिर्फ भर्ती किया जा रहा था, लेकिन अगर आप अब बीमार पड़ते हैं, किसी प्रकार की छोटी मोटी भी अगर आपको तकलीफें होती है तो आप OPD में जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। मेरठ के अंदर पिछले काफी समय से OPD सुविधाएं बंद चल रही थी। उसी को लेकर के जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लगातार परेशानी हो रही थी। उसके बाद अब एक खुशी की लहर दोबारा आई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ी थी उसके बावजूद अब दूसरी लहर समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं OPD सुविधाएं दोबारा से चालू कर दी हैं। अभी CMO ने बताया कि जिस तरह से OPD सुविधा बंद थी, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो स्थिति चल रही थी उस स्थिति में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि OPD व्यवस्था जो होती है उसमें लोग आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, लगातार जो स्थिति रहती है, दवाइयां भी चेंज होती हैं, उसको लेकर के काफी लोग परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि दोबारा से आज से मेरठ मेडिकल अस्पताल के अंदर कुछ CSC केंद्रों पर OPD दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात देखने को यह मिल रही है कि जो लोग हैं जो भटक रहे थे, लगातार परेशान हो रहे थे, अब उनकी परेशानी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं पीलीभीत में भी 1 महीने बाद OPD सेवाएं शुरू हो गई है, जिसके चलते मरीजों को राहत मिली है। इलाज नहीं मिलने से मरीज परेशान थे। कोरोना के चलते OPD सेवाएं बंद की गई थी। OPD सेवाएं शुरू होने पर वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पीलीभीत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां OPD सेवाएं वहां भी बहाल कर दी गई है। चलिए बात चित्रकूट की करते हैं। चित्रकूट में भी जिला अस्पताल में जनरल OPD को छोड़कर सभी सेवाएं शुरू कर दी गई है। इस दौरान सभी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए OPD सेवा बंद कर दी गई थी, जिसे फिर से शुरू किए गए हैं। कोरोना की स्थिति चित्रकूट जनपद में कंट्रोल में है और लगभग कोरोना समाप्ति की ओर है। और प्रतिदिन लगभग 2 या 3 केस निकल रहे हैं। अभी पिछले विगत 1 सप्ताह में कई दिन तो हमारे यहाँ कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और इस समय चित्रकूट जनपद में कोरोना की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है। और शासन के वर्तमान में जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ACS सर के निर्देश दिए गए हैं, उसमें सर्जिकल OPD भी चालू करने के निर्देश दिए गए। पूर्व में चिकित्सालय में बच्चों की और महिलाओं की OPD पहले से चल रही थी और म्यूकरमाइकोसिस को देखते हुए नाक कान गले और उसकी जो है आई वाली OPD भी खोलने के पहले से ही निर्देश हैं। शासन निर्देश के अनुसार आज जिले में जनरल OPD को छोड़कर सभी सेवाएं लगभग शुरू कर दी गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं जिला अस्पताल के अंतर रोगी वार्ड पर। आप देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने परिजनों को या पेशेंटों को का इलाज करा रहे हैं, इंतजार करा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से दूसरी लहर आई थी तो जिले में कोरोना की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर को भी खोला गया है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो कोरोना की स्थिति जिले में पूर्णतः सामान्य हो गई है, जिसको लेकर के कल ACS की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के बाद जिले में जनरल OPD को छोड़कर इमरजेंसी सेवाएं, महिला स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं
ये सभी सेवाएं चालू कर दी गई हैं। और जहां तक अब जनरल ओपीडी की बात है तो स्थिति और ठीक होने पर जनरल ओपीडी की सेवाएं भी चालू कर दी जाएगी। सोनलाल, न्यूज़ इंडिया, चित्रकूट। वहीं लखनऊ में लगे हैं घर बिकाऊ के पोस्टर। कला कंकड़ कॉलोनी के कई घरों पर पोस्टर लगाए गए हैं। महानगर क्षेत्र में दबंगों और मंचलों का आतंक जारी है। पास की बस्ती में रहने वाले लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगा है। धमकी छेड़खानी से परेशान लोगों ने घर बेचने का फैसला किया है। विरोध करने पर बड़ी संख्या में पहुंचकर लोग हंगामा करते हैं। 2-3 परिवार पहले ही बेच चुके हैं अपना घर। मामले में शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं करते कोई कार्रवाई, और ऐसे में लोगों ने यहां से पलायन का मन बना लिया है और इसलिए अपने अपने घर के सामने में एक पोस्टर चिपका दिया है और पोस्टर में लिखा है ये घर बिकाऊ है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। गंगा और घाट का शहर बनारस न केवल अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए बल्कि संगीत और कला के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। भोलेनाथ की नगरी में रुद्राक्ष बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी जल्द ही दे सकते हैं सौगात। भारत जापान की दोस्ती का मिसाल है ये कन्वेंशन सेंटर। देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष तैयार हो गया है। बाबा भोलेनाथ की नगरी में जापान के सहयोग से 186 करोड़ की लागत से बने इस कन्वेंशन सेंटर को शिवलिंग का आकार दिया गया है। इसके अलावा सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं, जो रात के अंधेरे में एलईडी लाइट की चमक में सुंदरता को 4 चांद लगाएंगे। इतना ही नहीं, इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में देसी संग विदेशी सैलानी भी गीत, संगीत, नाटक और प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकेंगे। 3 एकड़ में तैयार ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इस कन्वेंशन सेंटर में लगने वाली कुर्सियां वियतनाम से मंगाई गई हैं। हम लोगों ने एक कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत एक एग्रीमेंट हुआ था जापान के साथ, जिसमें हम लोगों ने उसको मूर्त रूप दे दिया है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर चुके थे। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें 2 कन्वेंशन हॉल भी हैं और 200 क्षमता की सिटिंग अरेंजमेंट भी है। पार्किंग भी बहुत अच्छी है और ये एक बहुत ही सुंदर भवन के रूप में, एक काशी की पहचान के रूप में और एक सिस्टर सिटी जो हमारी जापान के साथ अनुबंध हुआ था, उसका एक ये प्रतीकात्मक रूप है, जिसमें हो सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री भी इसके लोकार्पण में जुड़ें और इसका लोकार्पण जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जैसे ही उनका बनारस में आगमन होगा वो इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से इस कन्वेंशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष को वातानुकूलित करने के लिए इटली से उपकरण मंगाया गया है। दरअसल भारत जापान दोस्ती की मिसाल इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर की नींव साल 2015 में रखी गई थी। उस वक्त पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ वाराणसी आए थे। इसी दौरान दोनों पीएम के बीच इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार करने का पूरा काम जापान की फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को बेसिकली एक कल्चरल और सारे हेरिटेजेस कार्यक्रमों के लिए इसको डेवलप किया गया है, जिसमें 150 की कैपेसिटी वाला एक मीटिंग हॉल है। इसके अलावा 1200 की कैपेसिटी वाला एक मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है।
इसके अलावा पूरी जो बिल्डिंग है वो इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है, जिससे सारी चीज़ें, चाहे वो उसका कंट्रोल्स हों, चाहे इसके कर्टन रेजर्स हों, चाहे आपके साउंड्स हों, इक्विपमेंट्स हों, चिलर्स हों, एसी हो, जो भी सारी इसकी फैसिलिटीज़ हैं उनको विद इन वन रूफ कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल अब मोदी की नई काशी में शिवलिंग के आकार की ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है, जिसके बाद एक बात तो तय है कि इस कन्वेंशन सेंटर के जरिए काशी की कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को नया मंच मिलने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आकाश यादव की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।